बीच 36 का आंकड़ा खत्म होने की उम्मीद है। 7वें दौर की बैठक करीब 5 घंटे तक चली। मीटिंग में सरकार थोड़ी झुकी तो किसान भी थोड़े नरम पड़े। सरकार ने किसानों की 4 में से 2 मांगें मान ली है। बाकी 2 मांगों पर बातचीत के लिए 4 जनवरी की तारीख तय की गई है। कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने खुद इस बारे में जानकारी दी है। 7वें दौर की बैठक अच्छे वातावरण में हुई। इधर किसानों का कहना है कि जब तक उनकी समस्या का पूरा समाधान नहीं हो जाता तब तक वो धरना करते रहेंगे, आंदोलन करते रहेंगे। बता दें आपको, पराली और इलेक्ट्रिसिटी बिल पर किसान और सरकार के बीच रजामंदी बन गई है, जबकि एमएसपी को कानूनी दर्जे पर सहमति नहीं बन पाई। एमएसपी वाले पे 4 तारीख में बातचीत होगी। जो पुरानी है, जो बिजली वाला है, वो सरकार ने मान ली है। दोनों चीजें 2 बात माननी है, 2 रही है अभी। और 4 तारीख में फिर यहाँ पे 2 बजे फिर बातचीत होगी। इधर मध्य प्रदेश के कृषि मंत्री गुना पहुंचे, जहां उन्होंने भार्गव कृषि फार्म में चल रही राम कथा में हिस्सा लिया। इस दौरान उन्होंने आरती पूजन कर कथावाचक प्रेमभूषण महाराज का आशीर्वाद लिया। मीडिया से बात करते हुए कमल पटेल ने एक बार फिर कांग्रेस पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि कृषि बिल लागू होने से शहर और गांव का भेद खत्म हो जाएगा। कांग्रेस सिर्फ इसलिए विरोध कर रही है क्योंकि इससे उनकी रोजी रोटी खत्म हो जाएगी। साथ ही राहुल गांधी को लेकर भी तंज कसा। कमल पटेल ने कहा कि कांग्रेस पप्पू को ही अध्यक्ष बनाएगी और पूरी पार्टी को डुबोएगी। वहाँ तो कांग्रेस अराजकता है कि जिनने गलत काम किया उनको कानून कार्रवाई करेगा, लेकिन हमारे लिए पहले देश, फिर पार्टी, फिर हम। कांग्रेस की अलग बात है कि देश जाए कहीं, टुकड़े टुकड़े गैंग का भी साथ देते थे वोट के खातिर, वोट बैंक की राजनीति खातिर। पार्टी डूबे डूबे वो पप्पू को अध्यक्ष बनाएंगे, पूरी पार्टी को डुबाएंगे, हमको लेना देना नहीं। लेकिन हमारे लिए देश, और देश के लिए हम किसी के सामने झुकने वाले नहीं है। देश हमारे लिए सर्वोपरि है। इसलिए मोदी जी, हम आपके साथ है। देश का किसान मोदी जी के साथ है और ये देश की गाँव की तकदीर तस्वीर बदलने वाला कानून है। किसान को घाटे की खेती से लाभ का धंधा पहुंचाने वाली है और किसान को सिर्फ मजदूर बनाकर खेती करने के लिए नहीं, बल्कि उसको व्यापारी, व्यवसायी और उद्योगपति बनाने का है, और मुट्ठी भर लोगों के लिए नहीं, पूरे देश के लिए। इधर ग्वालियर में बीजेपी अनुसूचित जाति मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष लाल सिंह आर्य ने पीएम मोदी और केंद्रीय मंत्री थावरचंद गहलोत की जमकर तारीफ की। साथ ही उन्होंने कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। लाल सिंह आर्य ने कांग्रेस को दलित विरोधी बताया। साथ ही आजादी के बाद से कांग्रेस से सत्ता में रही, लेकिन कांग्रेस अनुसूचित जाति के स्टूडेंट्स के कल्याण के लिए कांग्रेस ने कोई काम नहीं किया। केंद्र सरकार की कैबिनेट में नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में और सामाजिक न्याय मंत्री थावरचंद गहलोत जी ने एक ऐतिहासिक कदम अनुसूचित जाति के पोस्ट मैट्रिक के बच्चों के हित के लिए, बेहतरी के लिए उठाया है। केंद्र सरकार ने इसका अध्ययन किया और अध्ययन करने के बाद तय किया कि अब 1100 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 6000 करोड़ रुपए प्रतिवर्ष इस पर सरकार खर्च करेगी। 2020 कई वजहों से हमेशा याद रखा जाएगा और एक वजह मध्य प्रदेश में कांग्रेस सरकार का गिरना और बीजेपी सरकार का बनना भी होगा। ये वो घटना थी जिसका असर आने वाले कई सालों तक देखा जाएगा और इसके बाद प्रदेश की सियासत में काफी कुछ बदलाव आना भी तय है। लेकिन 20 के बाद 21 भी आ रहा है और फिलहाल कांग्रेस और बीजेपी दोनों ही उसी की तैयारी में है। लेकिन बीजेपी इस तैयारी में कांग्रेस के मुकाबले काफी आगे नजर आ रही है। बीता उठापटक का साल, अब तैयारी नए साल की। बीजेपी ने बांधे मजबूत मोर्चे, बिखरे बिखरे कांग्रेस के सिपहसालार। 2020 पूरी दुनिया के लिए मुसीबतों से भरा रहा। एमपी की सियासत के लिए भी 2020 2020 मैच की तरह बीता। उलटफेर से भरे इस सियासी मैच को बीजेपी ने रोचक अंदाज में जीता, तो वहीं कांग्रेस हाथ में आए मैच को गवा बैठी। 2020 सियासतदानों के लिए सीखने और सिखाने का साल रहा, लेकिन जो कुछ भी 2020 में घटा उसका असर 2021 में भी देखने को मिलेगा। लिहाजा कांग्रेस और बीजेपी दोनों पार्टियां नए साल के लिए अपने आप को तैयार करने की कोशिश में जुटी हैं। बीजेपी की बात करें तो वो बेहद सधे हुए अंदाज में एक दिशा में अपने आप को मजबूत करती दिख रही है। नए प्रदेश प्रभारी मुरलीधर राव ने अपने पहले दौरे में ही इसकी झलक भी दिखा दी।
बूथ लेवल से लेकर प्रदेश कार्यकारिणी तक पार्टी एक लय में नजर आ रही है। 2018 में मिली हार से सबक लेकर पार्टी ने कई संगठनात्मक बदलाव किए हैं। बीजेपी प्रदेश प्रभारी के साथ ही अध्यक्ष भी इसको लेकर काफी आत्मविश्वास से भरे नजर आ रहे हैं। पार्टी के जो लक्ष्य है आने वाले दिनों में, मैंने आपको बताया, रोल मॉडल स्टेट, रिमेन कंटिन्यूअसली एज ए रोल मॉडल स्टेट फॉर बीजेपी एट द नेशनल लेवल। सो द ऑब्जेक्टिव इज वेरी हाई। अभी हमारा ऑर्गेनाइजेशनल जो प्रोग्राम डिक्लेयर किया है कि हर चुनाव भाजपा ही जीतेगी और भाजपा के अलावा मध्य प्रदेश में चुनाव कोई और जीतेंगे नहीं। इस पर हम गारंटी के साथ तैयारी कर रहे हैं। हम सब लोग उनको समर्पित करते हुए संकल्प लेकर के आगे बढ़े कि मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी को हम दुनिया का जो सबसे बड़ा राजनीतिक दल बना है, हम सब उसको और ताकत देने का काम पद्धति में हम सब लोग उसको पालन करने का काम सभी मिलकर के प्रयास करेंगे। बीजेपी जहां आत्मविश्वास से लबरेज है तो वहीं कांग्रेस में ऊपर से लेकर नीचे तक समन्वय का अभाव नजर आता है। प्रदेश में संगठन की बागडोर संभालने वाले कमलनाथ की स्थिति को लेकर कई सवाल हैं। अध्यक्ष और नेता प्रतिपक्ष के पद पर विराजमान कमलनाथ कौन सा पद छोड़ेंगे, इसको लेकर भी खासा कंफ्यूजन है। पार्टी के अंदर से आने वाले अलग अलग बयान पार्टी के एक पद नहीं होने का भी संकेत देते हैं। वहीं आम कार्यकर्ता भी अपनी स्थिति को लेकर स्पष्ट नहीं है। हालांकि कांग्रेस को पूरी उम्मीद है कि आने वाला साल उसका होगा। लेकिन वो 2021 में कांग्रेस नगर पालिका और नगर निगम के चुनाव लड़के जीतेगी और कम से कम सिटी और पंचायतों में फिर एक बार कांग्रेस वो डिलीवर कर पाएगी जो बीजेपी ने न पहले कभी डिलीवर किया न बाद में कभी डिलीवर किया। जाहिर है 2021 की तैयारियों को लेकर बीजेपी चुस्त तो कांग्रेस सुस्त नजर आती है। नए साल में नगरीय निकाय और पंचायत चुनाव भी होने हैं जो दोनों ही पार्टियों के लिए 2023 का मैदान तैयार करेंगे और फिलहाल बीजेपी इसको लेकर ज्यादा सतर्क नजर आ रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, कंसर्न न्यूज। इधर नए कृषि कानूनों के विरोध में राजधानी भोपाल सहित प्रदेश भर में कांग्रेस ने प्रदर्शन किया। यूथ कांग्रेस ने मशाल टॉर्च जलाकर केंद्र का विरोध किया। वहीं इंदौर में संसद के शीतकालीन सत्र के स्थगित होने पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने सांसद अनिल फिरोजिया के घर का घेराव किया। भोपाल में यूथ कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष विक्रांत भुरिया की अगुवाई में रैली निकालकर जमकर नारेबाजी की। भोपाल, इंदौर, मंडला, पांडुर्ना की 4 तस्वीरें आप देख रहे हैं। बीजेपी के राज्यसभा सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया ने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को पत्र लिखा और सोन चिरैया अभ्यारण्य में विस्तार को लेकर यह पत्र लिखा है। साथ ही सिंधिया ने वेस्टर्न बाईपास और नवीन औद्योगिक क्षेत्र बनाने की भी मांग की है। इधर सहानुभूतिपूर्वक पत्र की मांगों पर विचार करने का अनुरोध किया है ज्योतिरादित्य सिंधिया ने सीएम से, और पत्र लिखकर उन्होंने मांग की है वेस्टर्न बाईपास और नवीन औद्योगिक क्षेत्र बनाने और सोन चिरैया अभ्यारण्य के विस्तार को लेकर ये मांग की है। खबर भोपाल से, जहां मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने निर्देश दिए थे और उसके निर्देश के बाद अब कार्रवाई भी देखने को मिल रही है। प्रदेश भर में अपराधियों, भूमाफियाओं पर लगातार कार्रवाई की जा रही है। सरकारी जमीनों से अवैध अतिक्रमणों को हटाया जा रहा है। अब तक प्रदेश भर में करीब 250 से ज्यादा माफियाओं पर कार्रवाई की जा चुकी है। 300 करोड़ की सरकारी भूमि अतिक्रमण मुक्त हुई है। इंदौर, सीहोर, ग्वालियर, जबलपुर सहित कई जिलों में कार्रवाई हुई है। अवैध अतिक्रमण हटाकर करोड़ों की भूमि को मुक्त करवाया है, अतिक्रमण मुक्त कराया है। भोपाल में भी भूमाफियाओं के खिलाफ लगातार बड़ी कार्रवाइयां हुई। भोपाल रेलवे स्टेशन, कमला पार्क थाना, ओए फिजा, तलैया थाना क्षेत्र में भी अवैध अतिक्रमण हटाया गया।
मध्य प्रदेश में हुए सांप्रदायिक तनाव की घटना पर विश्व हिंदू परिषद ने चिंता जताई है। मामले पर विश्व हिंदू परिषद के केंद्रीय कार्याध्यक्ष आलोक कुमार का बयान सामने आया। उन्होंने कहा, धार्मिक स्थल पर छेड़छाड़ करने वाले वीएचपी के कार्यकर्ता नहीं है। असामाजिक तत्वों पर छेड़छाड़ के उन्होंने आरोप लगाए हैं। आलोक कुमार ने कहा कि कार्रवाई में विश्व हिंदू परिषद प्रशासन का सहयोग करेगी। बता दें, पिछले दिनों हिंदू संगठनों की रैली पर पथराव हुआ था। राम मंदिर निर्माण के लिए राशि जुटाने वाले संगठनों पर यह पथराव किया गया था, जिसके बाद से पूरा मामला गरमाया हुआ है। देश में 5.25 लाख गांवों में जाएंगे, सब घरों में जाने की कोशिश करेंगे। 13 करोड़ घर उसमें निश्चित जा पाएंगे। ऐसे 65 करोड़ से ज़्यादा लोगों के निधि समर्पण से मंदिर और बाकी चीज़ें बनेंगी। 100 रुपये, 1000 रुपये का कूपन है। मैंने 2000 नहीं कहा। कोई 1 करोड़ देगा उसको भी स्वागत करेंगे, धन्यवाद देंगे। जितना धन्यवाद 10 रुपये वाले को देंगे उतना ही देंगे। पर कितनी भी राशि दें, 1-1 रुपया अकाउंटेड होगा, 1-1 रुपया रिसीटेड होगा। रैली, जुलूस, नारेबाजी में मुझे आपत्ति नहीं है, पर वो किसी को चढ़ाने के लिए करना नहीं। किसी दूसरे के धार्मिक स्थल पर जाना या उसको डिस्टर्ब करना ये कतई अस्वीकार्य है, और ऐसा कोई करेगा तो परिषद का कार्यकर्ता नहीं होगा। प्रशासन कार्रवाई करेगा तो हम उसका समर्थन करेंगे कार्रवाई का। अरब देश यमन के अदन एयरपोर्ट पर बड़ा धमाका हुआ। इस दौरान फायरिंग भी हुई। ब्लास्ट में 22 लोगों के मारे जाने की खबर है। हालांकि आंकड़ा अभी बढ़ सकता है। विमान में यमन के प्रधानमंत्री मीन अब्दुल मलिक सईद भी मौजूद थे। एयरपोर्ट पर मौजूद अधिकारियों का कहना है कि उन्होंने एयरपोर्ट पर कई शव देखे हैं। घटना के बाद सोशल मीडिया पर शेयर की गई तस्वीरों में एयरपोर्ट की इमारत के पास मलबा और टूटे कांच दिखाई दिए। जाहिर है, यमन काफी वक्त से गृहयुद्ध से जूझ रहा है। एक समझौते के तहत यहां के प्रधानमंत्री सईद के साथ सरकार के कई मंत्री अदन लौटे थे। ये समझौता पिछले हफ्ते ही प्रतिद्वंद्वी गुट के अलगाववादियों के साथ किया गया था। छिंदवाड़ा में एक कुत्ता खुद ही मालिक बन गया है, जिसके नाम पर 9 एकड़ जमीन भी है। बाड़ीवाड़ा के रहने वाले ओम नारायण वर्मा ने अपने पालतू कुत्ते के नाम अपनी संपत्ति लिख दी है। यानी अब जैकी नाम का कुत्ता उनकी आधी जायदाद का हकदार हो गया है। नारायण सिंह का कहना है कि संपत्ति को लेकर परिवार में विवाद था। नारायण सिंह अपने बेटे के व्यवहार से खुश नहीं थे, लिहाजा उन्होंने आधी संपत्ति अपनी दूसरी पत्नी और आधी संपत्ति अपने कुत्ते के नाम कर दी। वसीयत में लिखा है कि उनके मरने के बाद जो भी जैकी की देखभाल करेगा, संपत्ति उसे ही मिलेगी। किसान का कहना है कि उसकी देखभाल पत्नी और कुत्ते ने ही की है, लिहाजा संपत्ति के हकदार भी वो दोनों हैं। "2020 को भूलो और 2021 को जियो" ये स्लोगन एक युवक पर सटीक बैठता है जो खंडवा का है, जिसने अपनी ऑटो को चलित बेकरी में मॉडिफाई कर दिया। कोरोना काल में भले ही नीरज को कई परेशानियों का सामना करना पड़ा हो, लेकिन ये तो तय है कि उसका 2021 और बेहतर आएगा। खंडवा के गौरीकुंज में रेहड़ी चलाने वाले ये शख्स हैं नीरज ठाकुर, जो इन दिनों काफी व्यस्त रहते हैं। इनकी रेहड़ी पर ग्राहकों की भीड़ लगी रहती है। खंडवा के नीरज, जो लॉकडाउन से पहले ऑटो चलाते थे, अनलॉक के बाद जब ऑटो चलाने की परमिशन उनको नहीं मिली तो नीरज ने अपने ऑटो को मॉडिफाइड कर एक चलित बेकरी का रूप दे दिया। अब नीरज गौरीकुंज के पास मेन रोड पर चलित बेकरी संचालित करते हैं और इस काम में नीरज के साथ उनके 2 छोटे भाई भी सहयोग करते हैं। सर, लॉकडाउन के बाद में इससे गाड़ी बच्चों पर ज़्यादा चलती थी और उसके स्कूल बंद होने के कारण थोड़ा घर चलाने में प्रॉब्लम जा रही थी, तो उसको देखते हुए कुछ नया काम चालू करना था। हमारा पुराना जो एक्सपीरियंस था समोसे का, उसको थोड़ा डेवलप करके ऑटो मॉडिफाई करने के बाद में ये दुकान चालू करी है। पहले जितना कमाते थे उससे ज़्यादा ही अभी कमाई, और रिस्पॉन्स भी काफ़ी अच्छा है, कुछ नया कर रहे हैं तो। और जो आपदा थी उसको अवसर बनाने में मोदी समर्थक थे, तो सबका ज़्यादा योगदान रहा वैसे।
लॉकडाउन के कारण जहां नीरज की स्कूल के बच्चों और टीचरों को स्कूल छोड़ने और घर लाने का काम बंद हो गया, तो लॉकडाउन के कारण उनके छोटे भाई जो एक निजी कंपनी में काम करते थे, उनकी नौकरी चली गई। घर में 2 लोगों का एक साथ काम छूटने से घर में आय का दरवाजा बंद हो गया। जब नीरज ने बेकरी खोली तो आज उसमें उनके छोटे भाई के साथ उनके पिता भी रेहड़ी चलाने में सहयोग करते हैं। उनके भाई का कहना है कि वे नीरज के साथ मिलकर काम करते हुए काफ़ी खुश हैं। जो हमारे बड़े भैया है, इनके लॉकडाउन के बाद ऑटो का बिज़नेस बिल्कुल ठप हो गया था, तो भैया ने पापा से थोड़ी राय लेके नया बिज़नेस चालू किया। और मैं भी कहीं और नौकरी करता था, तो उनने मेरे को अपने पास रख के मेरा भी रोज़गार थोड़ा बढ़ाया और मेरे को लाके इस मुकाम पे खड़ा किया। अच्छा लगता है भैया क्योंकि जिस लेवल पे हम अभी आए हैं, पहले हमको कोई पहचान नहीं थी मार्केट में, अब आए हैं तो खुद की नौकरी भी मिल गई है, कोई दिक्कत नहीं है, घर परिवार भी अच्छे से चल रहा है। देखते ही देखते नीरज अपनी इस कला में माहिर हो गए हैं। उनके पास ग्राहकों की भीड़ लगी रहती है और उन्हें बात करने का समय भी नहीं होता। नीरज के इस काम से उनके पास आने वाले कई ग्राहक उनके इस कार्य की सराहना करते हुए कहते हैं कि आपदा में अवसर कैसे ढूंढा जाता है। नीरज ठाकुर इसका जीता जागता उदाहरण है। चलित बेकरी पर आने वाले ग्राहक युवाओं के लिए नीरज को एक प्रेरणा मानते हैं। जो ऑटो चलाकर रोज के 500 रुपये 400 रुपये जो भी कमाते थे, तो आज वो उससे थोड़ा 2-4 रुपये ऊपर ही कमाते होंगे, जो भी वो कमाते हैं, और उनको इसमें प्रॉफिट भी है। तो मतलब यही उनको अपने आत्मनिर्भर भारत से यही सीख मिलती है भैया कि यार हम लोग ऐसा ज़रूरी नहीं कि एक ही चीज़ पर डिपेंड रहे, कि हम लोग आए ऑटो चला रहे तो ऑटो चला ले, मैं मजदूरी कर रहा हूँ तो मजदूरी कर लूँ। दूसरे भी बहुत काम है, अगर आदमी ढूंढने वाला हो तो कुछ भी हो सकता है। आज उन्होंने किया, आज वो बहुत अच्छी जगहों पर है। नीरज अपने इस व्यवसाय से काफ़ी खुश नजर आते हैं और लोगों से यही अपील करते हैं कि वे कभी हिम्मत ना हारें और आपदा में अपने लिए अवसर तलाशने का प्रयास करें। निश्चित ही नीरज का ये प्रयास युवाओं के लिए प्रेरणादायक है और नीरज को देखकर हम यही कह सकते हैं कि बीता साल भले ही निराशा भरा रहा हो, लेकिन आने वाला साल ढेर सारी उम्मीदों से भरा होगा। शेख रेहान, बंसल न्यूज, खंडवा। कहते हैं जिसका कोई नहीं होता उसका खुदा होता है, और ऐसे ही खुदा बनकर आई उज्जैन पुलिस, जिसने एक बेसहारा बुजुर्ग महिला को इंसाफ दिलाया। बुजुर्ग महिला के मकान पर उसके भांजे बदमाश मुकेश भटाले ने अवैध रूप से कब्जा कर रखा था। उज्जैन पुलिस को जब इसकी जानकारी हुई तो उसने खुद एक टीम गठित कर महिला के घर के अवैध कब्जे को छुड़वाया। वहीं अपना घर मिलने के बाद बुजुर्ग ने पुलिस प्रशासन का शुक्रिया अदा किया। सर, मुकेश भटाले ने करा था मेरे मकान पे कब्जा और मैं उसकी मामी हूँ। 2011 में मेरे पति शांत हुए थे, उसके बाद से इनने मकान बनाया, तब से उन्होंने ये मकान कब्जे में कर रखा था। मैं तो किराए से, इनका एक मकान है नारायणपुर में, वहाँ पे रख रखा था मेरे को इन्होंने, तो मैं वहाँ रह रही थी। अब मैं कब तक किराए से रहूँगी सर? वहाँ पे मेरे से इनने 3000 रुपये किराया मांगते थे हर महीने। अब मेरे को 10,000 पेंशन मिलती, उसमें 8,000 ये ले लेता, 3,000 से हम क्या करेंगे सर? मेरा बच्चा है एक छोटा सा। ये थाना नीलगंगा क्षेत्र का जो लिस्टेड अपराधी है मुकेश भटाले, उसके द्वारा एक महिला के मकान पर कब्जा किया गया था। विगत 7-8 वर्ष से वो उस पर कब्जा किए हुए था। महिला की शिकायत पर यह कार्रवाई जो है आज पुलिस और प्रशासन के द्वारा की गई और उस महिला को जो है मकान का कब्जा दिलाया गया। इधर हिमाचल जम्मू कश्मीर में पहाड़ों पर हो रही बर्फबारी के चलते उत्तर भारत में कड़ाके की ठंड पड़ रही है और इसका असर मध्य प्रदेश में भी दिख रहा है। वहां से आ रही बर्फीली हवाओं से प्रदेश में ठिठुरन बढ़ गई है। 3 शहर प्रदेश के दतिया, ग्वालियर और धार शीतलहर की चपेट में आ गए। वहीं 11 शहरों में न्यूनतम पारा 7 डिग्री से नीचे पहुंच गया है। यहां का न्यूनतम तापमान लुढ़ककर 3 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। राजधानी भोपाल में रात का तापमान सामान्य से 3 डिग्री नीचे 7.8 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। इधर इंदौर और धार में सीवियर कोल्ड डे था, तो दतिया, धार, गुना, ग्वालियर, खरगोन, पचमढ़ी, रायसेन, रतलाम, खजुराहो, नौगांव, शाजापुर में 7 डिग्री से कम तापमान रहा। राजस्थान में पड़ रही भीषण ठंड के चलते ग्वालियर, चंबल में पारा तेजी से लुढ़का है। उत्तरी पहाड़ी क्षेत्रों में जो बर्फबारी हुई उसकी वजह से हमारे यहाँ ठंडी हवाएं आ रही है और ये 1-2 दिन और बनी रहेगा। अभी जो मिनिमम तापक्रम है वो 5 डिग्री के नीचे जाने की संभावना है अभी 1-2 दिन और जो अधिकतम तापक्रम है वो भी 20-21 के आसपास रहने की संभावना। और ये ठंडी हवा अभी चलेगी 1-2 दिन बाद।
1 या 2 जनवरी के बाद फिर से मौसम में सडनली चेंज होगा और ये फिर जो मिनिमम तापक्रम है वो और जो अधिकतम तापक्रम है दोनों में हमको 3 से 4